जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे इंडियन इनसाइड विद जुनैद से। जुनैद भाई जिस तरीके से पाकिस्तान की गलियों में रहकर इंडिया दिल में बसाए हुए लाहौर की सड़कों से, हैदराबाद की सड़कों से, हैदराबाद पाकिस्तान वाला, और मुजफ्फराबाद की सड़कों से, या इस्लामाबाद की सड़कों से, और रावला कोट। कराची की सड़कों से जिस तरीके से खबरें निकाल के लेके आते हैं और बाकायदा वहां घूमते हैं, बस किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे आजकल वो ना, हमारे अरविंद केजरीवाल जी है, वो जेल में वहां थे, आत्मा यहाँ है। अब वो आत्मा और शरीर का मिलन हो चुका है, पहले आत्मा और शरीर अलग अलग थे। ऐसे ही जुनैद भाई की जो आत्मा है वो पाकिस्तान की सड़कों पे लगातार घूमती है और न जाने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आती है। अब वही मेरे साथ भी आज हुआ। मामला ये था कि मेरे पास एक वीडियो आई ना इस मारे ना मारे तरीके ना से, मारा। और जैसे ये वीडियो आई, इस वीडियो को मैंने देखा। इसके नीचे स्क्रिप्ट लिखा हुआ था कि भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि एक बवाल कि ये जो वीडियो है ये कश्मीर से है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से है। और इस वीडियो में जिस तरीके से बताया गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कश्मीरी बवाल इस टाइप से कट रहा है कि जो आर्मी वाले हैं उनको मार मार के भगाया जा रहा है। अब ये प्रोटेस्ट भी हुआ था पीओजेके के अंदर, तो वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भारत का झंडा दिखाई दिया। जैसे ही मैंने वो खबर देखी थी, मेरा दिमाग हिल गया। फिर मुझे याद आया, ओ माय गॉड, ये 2019 से पहले ऐसे पाकिस्तान के झंडे लाल चौक पे, घंटा घर पे, लाल चौक के ऊपर वो जो क्लॉक टावर है उस पर पाकिस्तान के झंडे दिखाई देते थे। तो हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान जो का झंडे तो छोड़ो, नाम लेवा कोई नहीं है। दो चार दस पता नहीं बड़ी मुश्किल से पढ़ा पढ़ू के भेजते हैं, वो चप्पल से जैसे कॉकरोच मारते हैं, ऐसे हमारी आर्मी चप्पल लेके बैठी हुई है, दनादन दनादन निपटा देती है। लेकिन ये उल्टा हो गया। पहली बात तो भाई जुनैद, ये उल्टा हुआ कैसे? पहली बात, ये वीडियो क्या है उसके बारे में, फिर ये उल्टा हुआ ये कैसे हुआ इसके बारे में। जी जुनैद भाई। सर, ये वीडियो की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब कश्मीर में डेवलपमेंट के डंके बजने लगे थे। और ये देख के उधर छाती लोगों की फटने लगे थे कि इधर इतना कुछ हो रहा, उधर कुछ नहीं हो रहा। और ये जो गंगा जो विपरीत दिशा में बह रही है, तो इस गंगा को गंगोत्री की तरफ हिंद महासागर से ले जाने का काम अजीत डोभाल जी का है। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। और उनके कैरियर में ऐसे बहुत सारे मौके आए जब उन्होंने इस गंगा को उल्टी बहाई है। मैं अगर आपको दो तीन एक उदाहरण दूं, तो आपको पता है सिक्किम का मर्जर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ठीक है। लेकिन उसमें हुआ क्या कि सिक्किम में लाल डेंगा और जो उसके जो 8 कमांडर्स थे, ये उनसे मुलाकात करते रहे और तो उल्टी गंगा बहा दी उधर। उस उनके लोगों को उन्हीं के खिलाफ भड़का दिया। ऐसे ही सीआईटी, एक सीआईटी जे करके जो बनी थी, जो रॉ की एक लोकल यूनिट थी जो जम्मू कश्मीर के लिए और पंजाब के लिए थी। तो सीआईटी एक्स में जब थे वो, जब पंजाब में, तो पंजाब का जब कारभार दिया गया जी डोभाल जी को, तो उस जमाने में पंजाब में बहुत सारा भारी मात्रा में असलहा आया करता था पाकिस्तान से। और वो असला खालिस्तानियों को सपोर्ट होता था। तो अजीत डोभाल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई किया कौन लोग हैं। और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ा नहीं, उनसे दोस्तियां की, उनसे बातचीत की। और उनका दिमाग ऐसा हिला दिया कि उन्होंने इनसे हथियार लेके पाकिस्तान में पहुंचाने शुरू कर दिए। ठीक है। अब वहां पे खरीदार बैठे थे। खरीदार कौन बैठे थे उस वक्त पंजाब में? बहुत सारे डकैत हुआ करते थे पाकिस्तान के पंजाब में। और उस वक्त पंजाब के डकैतों का पाकिस्तान आर्मी की लड़ाई चल रही थी, और सीरियस लड़ाई चल रही थी। उन डकैतों को लेटेस्ट असलाह जब पहुंचा, ठीक है, और रिवार्डिफाई भी किया गया कि मेजर को 5, ठीक है ना, इसको कोर कमांडर को 10, ऐसे करके चेक पहुंचा दिया गया कि रिवार्ड मिलेगा, तुम करो, क्योंकि इधर भी रिवार्ड ही वो बांट रहे थे। जब टिट फॉर टैट होने लगा, गंगा उल्टी बहने लगी, तो उन्होंने ये पूरा खालिस्तानियों को सपोर्ट करना बंद किया। फिर वो जो पूरा जो खालिस्तानी जो ग्राउंड से अनर्थ हुए, उसके उसमें सबसे बड़ा रोल यही है। इसके बाद से इन्हें जब अजीत डोभाल जी को भेजा गया, श्री आदरणीय अजीत डोभाल जी को जब भेजा गया जम्मू में कि अब जाओ जम्मू में भी यही कहो, उल्टा गंगा बहाओ, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनसे मिलना जुलना शुरू किया। लेकिन उस वक्त तक मिलिटेंट समझ गए थे कि इस आदमी से मिलना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आदमी अगर ये सोच ले कि इसको सुसाइड कराना है, तो 10 मिनट की मीटिंग में पता नहीं ऐसा क्या आपको मोटिवेट कर देगा कि आप जाके खुदकुशी कर लोगे।
ठीक है। ऐसे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे उनके, जब किसी मिलिटेंट को ऐसा भड़काया कि उसने अपने आप को गोली मार ली, सीरियस होस्टाइल सिचुएशन में। जब आपको खालिस्तान, ये जो गोल्डन टेम्पल पे दूसरी बार जब कैप्चर हुआ था, तो ये पहली बार वाला तो सबको पता है, दूसरी बार का नहीं पता है। उस टाइम में अजीत डोभाल अंदर घुस गए थे एज आईएसआई ऑपरेटिव बन के। और एक जो बकिया करके एक आतंकवादी हुआ करता था, जो कि जिसने 8-10 लोगों को मारा था और बहुत दुर्दांत आतंकवादी था, उसका ऐसा था कि उसके बारे में पता ही नहीं चलता था कि वो इतना उसके बारे में ऐसा था कि उसका कोई पैटर्न ही नहीं था। तो उसको ऐसा भड़काया कि उसने अपने आप को गोली मार ली। लेकिन उस वक्त अगर वो एक पल के लिए सोचता कि मर ही रहा हूं तो फिर गोली चला के ही क्यों ना मरूं, वो नहीं सोच पाया। तो ये अजीत डोभाल की ब्रेन चाइल्ड है। तो बहरहाल जब वो जम्मू में जब पहुंचे तो उन्होंने गंगा वापस बहानी शुरू की, और लेकिन उस वक्त तक काफी जो लीडर्स थे उन्होंने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मिल गए, कुछ लोगों को रिवर्स करा है। तो एक कूका पारेख करके एक हुआ करते थे, उनकी उनसे इनकी मुलाकातें हुई, और उसके पास 400 मिलिटेंट हुआ करते थे। तो ये 2001-2 के आसपास की बात है। तो इन्होंने गंगा ऐसी उल्टी बहाई कि वो पीओके में जाके अटैक करने लगे, पीओके की आजादी की मुहिम चलाने लगा। वो कूका पारेख जो कश्मीर आजादी पे निकला था, वो पीओके आजादी पे निकल पड़ा। लेकिन हुआ क्या, 2004 में सरकार बदली और फिर कूका पारेख जी को मार दिया गया। तो ये एक बहुत दुखद घटना है जो उनके साथ हुआ। हाँ, तो ये अजीत डोभाल जी का मतलब लाइफ का है कि वो गंगा विपरीत बहाते हैं। तो ये जो झंडा जो यहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, तो उन्होंने कभी ना कभी तो वो प्रण किया होगा कि मैं जीवन में कभी ना कभी मुजफ्फराबाद में भारत का झंडा लहरवाऊंगा। वो प्रण जरूर किया होगा उन्होंने, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो प्रण आज पूरा होते हुए दिख रहा है। इसलिए ये गंगा जो है गंगोत्री की तरफ जा रही है, और समुंदर से पानी हम वापस ले रहे हैं इस बार। अब सवाल ये है कि जो प्रोटेस्ट है, समंदर से पानी वापस ले रहे हैं, गंगा उल्टी बहा रहे हैं, सब चीजें वो तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई? सेना तो भागती हुई नजर आ रही है। चाइना क्या कर रहा है? वो भी पता नहीं कहाँ है अभी। या तो ये ब्रुटैलिटी इतनी दिखाएंगे कि बच्चा बच्चा मारना शुरू कर देंगे, और अगर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी चाहे कोई जहरीली गैस छोड़े, चाहे कुछ करें, तो एक मामला अलग ही होगा। लेकिन यहाँ ये आर्मी कहाँ खड़ी है? वो तो भागती हुई नजर आ रही है। क्या सर वो सच में आर्मी भाग गई है? क्या मामला आ, सर इनके पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास ठीक ठाक असलाह है, इनको पता है। ठीक है, और अब वो कैसे आए, किसने भेजा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वहां यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वेल ट्रेन्ड है। ठीक है, वो एज मर्सिनरी भी वर्क कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, और जेन्युइन मूवमेंट भी खड़ी हो सकती है। और वहां पे असला की कोई कमी है नहीं। तो उन्हें पता है कि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और पहली बार इनको इधर से पत्थर भी मिलने लगे हैं। तो वो डोज भी पूरा होना शुरू हो गया जो हमें हमारी सेनाओं को के ऊपर ये हो रहा होता सारा कुछ। तो ये लॉन्ग रन में पाकिस्तान आर्मी ऐसी है। देखिए, किसी भी स्टेट का एक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके कि रिसोल्यूशन क्या है उसका, कितनी दृढ़ इच्छा है किसी भी चीज को लेके। ठीक है, तो कारगिल के वॉर में हमारी जो दृढ़ इच्छा थी कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमें भले कितना भी बलिदान देना पड़े, हम अपनी जो जमीन है वो वापस लेके रहेंगे, और हमने रिक्लेम किया। लेकिन ये जो दृढ़ इच्छा ये पाकिस्तानी आर्मी में कभी रही नहीं है। ठीक है, तो उसी का आउटकम हम आज देख रहे हैं, जो ये उनकी सेना भागती हुई नजर आ रही है। ये आउटकम हमने 71 में भी देखा था, ये आउटकम हमने 84 में भी देखा था, जब इनके जियाउल हक ने भी वही बात बोली थी जो किसी जमाने में नेहरू जी ने बोली थी कि उस जमीन पे कुछ नहीं उगता, वो दे दो। ठीक है ना, आपको याद है ना, वो है? नेहरू जी बिल्कुल ने बोला बिल्कुल था, बिल्कुल। चीन को जमीन कब्जा कर लिया मालदीव था जाके ने अपनी 72,000। टोपी उतार के दिखाई थी, मेरे सर पे भी बाल नहीं हाँ, है, तो वो तो भी मैं दे दो। इसको भी तोड़वा दूं क्या? हाँ, तो ऐसा ही सिमिलर स्टेटमेंट जिया ने भी दिया था जब कारगिल ये जो सियाचिन जब इनके हाथ से चला गया था, जबकि इन्होंने एडवेंचर किया था, उस एडवेंचर के चक्कर में वो लूज हो गया उनको। तो इनके अंदर ऐसी कोई दृढ़ इच्छा नहीं है। इनके लिए अपनी जान ज्यादा प्यारी है कंपेयर टू बाकी चीजें। तो ऐसे चीजों में वो लूज कर देंगे,
जब जान पे बने आएगी तो वो लूज कर देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट में तो देखिए, ऐसे भी पाकिस्तान आर्मी को बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, खेती बाड़ी करनी है, ठीक है, तो वो ज्यादा जरूरी है। स्मगलिंग करनी है, वो पनीर बनाना, पिज्जा बनाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम अच्छी बात नहीं है ना। अब अच्छा, इसके अंदर फिर आर्मी जो है ये और कहीं भी क्या यही बवाल है, या केपी के, या बलूचिस्तान, सिंध? हाँ देखें, बलूचिस्तान में चीजें शुरू हो गई हैं दोबारा से, और सिविलियन मूवमेंट शुरू हो गया। आर्म्ड मूवमेंट जो होता है, मिलिटेंट एक्टिविटी, वो तो चल ही रहा है, लेकिन एक सिविलियन मूवमेंट दोबारा से बलूचिस्तान में उभर पड़ा है, वो काफी टाइम बाद, और ये लार्ज स्केल पे। और इसकी वजह है कि इन्होंने बलूचिस्तान में जो इनके जो काफी सारे जो इलाके हैं, जो ग्वादर के आसपास के इलाके, उन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिविलियंस को पोर्ट के आसपास जाना। और बल्चिस्तान में जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो पोर्ट के आसपास वाली, वहां पे ऐसे वैसे भी बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होता नहीं है, और ओवरऑल पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा खेती बाड़ी की कोई चीज होती नहीं है। तो उनकी ज्यादातर जो फूड की डिपेंडेंसी है, वो सी फूड है, ठीक है। और उसका बिजनेस भी उनका है, जो कि पूरे मुल्क में उनका फैला हुआ था किसी जमाने में। वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया करते थे मछलियां निकाल निकाल के, तो वो एक धंधा तो चला ही गया, लेकिन साथ ही साथ खाने को भी नहीं मिल रहा। तो इन्होंने वो पूरी की पूरी लाइफ लाइन ही खत्म कर दी, समुद्र से डिपेंडेंसी खत्म कर दी, वो पूरा का पूरा वो चाइनीज को देने जा रहे हैं। तो इस सब चीजों को लेके एक दो दिन में एक बड़ा लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट निकलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, अभी आपको सरप्राइजेज और मिलेंगे केपीके से। और केपीके में इन्होंने क्या किया, उनको पता है कि कोई सीरियस इशू आने वाला है, तो गवर्नर को हटा के एक जनरल को गवर्नर अपॉइंट कर दिया है। तो वो बंदा कोर कमांडर की भी फंक्शनिंग करेगा और गवर्नर का भी फंक्शन करेगा, एक साथ दो दो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो इसका मतलब मतलब बड़ा बहुत अजीब है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है तो। हाँ, डिफेक्टो आर्मी तो रूल कर ही रही है। और आने वाले टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनको कराची में भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, और बहुत बड़ा हिट होगा मिलिटेंट्स के थ्रू, जो कि कराची में होगा। और अ, ये मिलिटेंट्स बड़ी अच्छी से समझते हैं कि रूरल इलाकों में अटैक करने से कुछ होता नहीं है, बिग सिटी पे अटैक करने का इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल मीडिया उसको कवरेज भी देती है, रिक्रूटमेंट इनको बढ़ जाते हैं, इनकी फंडिंग्स बढ़ जाती है, ठीक है। इनके इश्यूज को एक बार सुना जाता है कि इनके भी कोई इश्यूज है, ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए चांसेस हैं कि ये बिग सिटी पे स्ट्राइक करेंगे, और उस बिग सिटी के लिस्ट में कराची आता है। और वो फोर्ट उनका बहुत लंबा लॉन्ग टर्म ड्रीम रहा है, जो बलोच मिलिटेंट है और जो सिंधु देश के जो मिलिटेंट है। तो यानी अच्छा, अब इसमें एक चीज मेरे को बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगी। इनके एक आईएसपीआर की एक स्टेटमेंट आई थी, वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। वो क्या है? और वो कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश पर खुद ही फंस गए। ये क्या मामला था? सर बहुत सारी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी उसमें, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी, जिसको सुन के मुझे आधे घंटे तक पेट में दर्द हुआ हंसते हंसते, कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत परेशान कि फिर ये बेचारे जाएंगे कहाँ, मैं मतलब ओसामा बिन लादेन अगर कल को दूसरा जन्म लेता है तो वो कहाँ जाएगा, तो दाऊद इब्राहिम कहाँ जाएगा, इन्होंने पूरा मुल्क ही इनके लिए बनाया, तो बेचारे जाएंगे कहाँ। तो सबसे बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यही है। उसके अलावा इन्होंने जो इनके यहाँ 9 मई को जो वाकयात हुए थे, इमरान खान और बाकी लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसको लेके भी काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी। उन्होंने बोला कि ये इमरान खान और उसकी जो तंजीम उन्होंने किया, और ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। बहुत सारी मतलब चीजें हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक और इन्होंने की कि हमने अमेरिकन को अड्डे नहीं दिए, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मेरी अगर जानकारी सही है तो बलूचिस्तान में जो इनका जो पोर्ट है, उससे आधे किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट चाइनीज ने बनाया था, और उसको उठा के इन्होंने एज इट इज अमेरिकन को दे दिया, ठीक है। अब है चाइनीज से क्या कुछ कि नहीं इसका बोला? उद्घाटन, चाइनीज बहुत खुन्नस खाए हुए हैं, और ये पिछले साल अगस्त से इसका इनोग्रेशन होने के लिए रुका हुआ है। ये तैयार इमरान खान के रिजीम में ही हो गया था, लेकिन उस वक्त उसका वो सारा कुछ चल रहा था, उस चक्कर में उसका इनोग्रेशन नहीं हुआ। फिर वापस शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने अगस्त के महीने में इनोग्रेशन का डेट रखा था, फिर उसको एक्सटेंड करते चले गए।
और अभी इस महीने दोबारा एक फोर्थ इनॉग्रेशन डेट इन्होंने रखा है फॉर्मल, जो कि होने वाला नहीं है। हर बार पोस्टपोन कर देते हैं इनॉग्रेशन। और 4-5 महीने पहले यूएस एम्बेसडर उस एयरपोर्ट पे गया था घूमने के लिए। अरे वाह। तो ये चाइनीज बड़े गुस्से में है कि इनका सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद इन्होंने बोला होगा कि समुद्र के किनारे का हिस्सा ले लो, लेकिन एयरपोर्ट तो हमें ही चाहिए अमेरिकन को। तो वो चीज हुई है। और उसके अलावा केपी में कुछ लोगों ने क्लेम किया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे एयरबेस है, जो कि एक नॉर्मल सी पट्टी टाइप की है और आइसोलेटेड करके रखा उस इलाके को। वहां से रात में अक्सर इनके ड्रोन, यूएस के ड्रोन उड़ते हैं। ठीक है। और अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अफगानिस्तान के स्पेस में यूएस के ड्रोन उड़ रहे थे। तो वो वाया ईरान तो नहीं आ सकते। या ईरान छोड़े, कतर भी कभी अलाउ नहीं करेगा अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि कतर के और तालिबान के बहुत अच्छे रिलेशन है। सऊदी भी कभी अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ ये गंदा काम यही कर सकते हैं। तो ये एक हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट है जो इन्होंने दी है। बाकी वो बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का कोई काम नहीं। ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया भर के जितने बेचारे आतंकवादी हजरात हैं, वो भी बहुत तकलीफ में होंगे कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। नहीं, एक्चुअली हो सकता है उनका नाम कुछ और दे दिया जाए। जैसे बिल्कुल। ये आतंकवादी तो हमारे यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सारे वो क्या कहते हैं, शहीद होने वाले गाजी हैं। हम्म, तो भाई हमारे आतंकवादियों का कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ तो सारे गाजी हैं। हम्म। अब गाजी हैं तो बल्कि गाजी का तबका तो बहुत ही अच्छा है। तो हो सकता है वो इस तरफ इशारा कर रहे हो कि हाँ, पाकिस्तान में आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है, जो भी होगा यहाँ गाजी होगा, काम खत्म। तो ये इस बात तो जगह पे हम वो बोल बात रहे हैं ठीक कि बैठती है भाई। पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट तो हम निकाल रहे हैं ना कि पाकिस्तान में भी आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है, अज्ञात हमलावर मार के जाएंगे। ये स्टेटमेंट तो हमारा है। ठीक है क्या? लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ से कॉपी कर लिया कि आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है। ये हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है। वो जाएंगे तो सीधे जन्नत को जाएंगे। उन्होंने भी हटा दिया। ठीक है, तो एक भी से बहुत दो के स्टेटमेंट्स चेंज हो गए हैं। खैर हाँ। कोई बात नहीं, जिस तरीके से हालात अभी बता रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही है, सोशल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस अल्ट्रा लेवल पर है, सोशल क्राइसिस। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूं इस पूरे माहौल में, पीओजे के, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका है। ये गजब है। कहा तो कोई मौलाना आ रहा होता था, और कभी वो क्या कहते हैं, कुछ हो रहा होता, तो कुछ नहीं हो रहा है, एवरीबडी इज साइलेंट। ये क्या है भाई? और ऐसा सर कैसे, पाकि पंजाब शांत कैसे है? सब पाकिस्तान के जो पंजाबी जो मुसलमान हैं, उनकी मेंटलिटी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं, जब भी अफगानिस्तान से कोई इन्वेडर आया है उसको ये दिल्ली छोड़ के आया है। ठीक है। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्वेडर कल्चर को सेलिब्रेट करते थे। एक पोरस की सिकंदर की कहानी हमने सुनी थी, जिसमें कि जब सिकंदर आया तो ढोल बाजे के साथ स्वागत करने चले गए थे लोग कुछ। तो सिकंदर भी हैरान था कि ये कैसे पंजाबी लोग हैं जो हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं। ठीक है। तो इनका हमेशा से एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहा है कि ये इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट करते रहे। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ जब दिल्ली से इन्वेडर आ गए पंजाब में। ठीक है। अंग्रेज थे। तो बड़े कंफ्यूज हो गए कि इनको दिल्ली वापस कैसे छोड़ने जाए हम। तो उन्होंने कंफ्यूजन में सोचते सोचते इन्हें अफगानिस्तान छोड़ दिया। ठीक है। तो ये जो है ना, इसकी टोपी उसके सर, इसको उससे लड़ा दो, इसको उससे दुश्मनी करा दो। ठीक है ना, इसको इसके बेवकूफ बना दो। ठीक है ना। इवन वो जो इनका जो आईएसआई का जो चीफ हुआ करता था, जो हमीद गुल। हामिद गुल, उसने कई दफा अमेरिकन के खिलाफ बोला। जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो उसने बोला और कि हंस हंस के बोल रहा था कि हमने पागल बनाया। हमने इतने दिन इनको पागल बनाया। फिर बोला कि हमने अमेरिकन के पैसे से अमेरिकन को ही वो किया। तो ये जो पंजाबी है ना, ये अपने आप को दुनिया की सबसे होशियार लोग समझते हैं। प्रॉब्लम ये है। ठीक है। और उस होशियारी के चक्कर में देखिए, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर टेक्निकल ब्रेन नहीं है।
ये बहुत अच्छा हमें नुकसान पहुंचाते हैं अक्सर। लेकिन और हमेशा इनके प्रॉब्लम, ये हमेशा जो चीजें लेके आते हैं भारत के खिलाफ, तो वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मतलब मुंबई तक नाव से आ जाना, कारगिल का सोच लेना, तो ये जो चीजें होती है हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं इनके। लेकिन ये हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। इनका जो प्लान होता है वो भोजपुरी मूवी का एक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। वो मनी हाइस्ट भोजपुरी में लिख रहे होते, ठीक, और उस चक्कर में मारे जाते। तो ये मतलब ये एक शॉर्ट सी साइकी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे में जब पूरे मुल्क में आग लगी हो और उनको पता हो कि जूते पड़ सकते हैं कहीं भी ज्यादा अब इंटरवीन किया तो। रिसेंट में बलूचिस्तान में काफी कुछ पंजाबी मजदूर थे जो मारे गए थे, ठीक। तो इनको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो दोहन करके जीना है हमें, ठीक है। तो गैस हमको बलूचिस्तान से लेना है, यूरेनियम हमको बलूचिस्तान से लेना है, बिजली हमको पीयूके से लेना है, और केपीके से लेना है, ठीक है। और पानी हमको फ्रेश वाटर जो है वो भी पीयूके से ही लेना है, ठीक है ना। और जो आपका जो एक्सपोर्ट है, या जो आपका जीडीपी है, जीडीपी में कराची 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो जो जो पैसे जो कमा के देता है वो सिटी, वो कोई कोई और है, ठीक है। बस हमें बैठ के खाना है, ठीक है। और ऐसे में हम एक लिमिट तक ही बदमाशी कर सकते हैं। अब वो बदमाशी का जमाना गया, तो ऐसे में वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं और बहुत ज्यादा बदमाशी वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो साइलेंस मेंटेन करके रखे हुए, और उनकी कोई भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बदमाशी मुल्क की तोड़ने की तरफ ही बढ़ेगी। यहाँ इमरान खान कहाँ खड़ा हुआ है? बिलावल भुट्टो शांत है। इमरान जेल में आजकल, उसकी भी खबर आना शायद बंद हो चुकी है। सर एक खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि उसको शायद हार्ट अटैक हो गया, और पॉसिबल है हार्ट अटैक हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे केमिकल आते हैं जो आपके चप्पल पे रख दिए जाए तो आपको हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, या आपको खाने में मिला के दिया दिया जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। तो ऐसे केमिकल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केमिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। आज के टाइम में इनको इमरान खान को देखना जिंदा मजबूरी है, और ये सबक इन्होंने भारत से सीखा है, ठीक है। हमारे यहाँ कभी भी हम किसी मिलिटेंट के जो लीडर्स होते हैं उनको जब हम अरेस्ट करते हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, केएलओ, केएमओ, जेकेएलएफ, किसी का भी हो, तो उसे जिंदा रखते हैं हम। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब उनके लोगों से बातचीत करने होते हैं तो ये लीडर्स ही हैं जो काम आते हैं। तो ये सबक इन्होंने हमसे सीखा है, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि इमरान खान वापस मरे, क्योंकि कल को आज से 5 साल बाद हो सकता है इमरान खान फिर रेलिवेंट हो जाए, ठीक है। उसकी जो एटीट्यूड में वो एक दोबारा से चेंज आ जाए, लचकपन आ जाए, तो फिर वो वापस हो सकता है। और जो 3-4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आईएसपीआर की, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर पीटीआई माफी मांगेगी तभी नेगोशिएशंस हो सकती है, ठीक है। और पीटीआई बोल रही है कि हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, आर्मी ने खुद कराया था। और वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे। टू द लार्ज एक्सटेंट दे आर सेइंग राइट, क्योंकि जब ये जो सारा कुछ हो रहा था और जो कोर कमांडर्स और ये जो आर्मी के जो लोग हैं, इंस्टॉलेशन के आसपास जब लोग आ गए थे, तो एक गोली भी नहीं चलाई इन लोगों ने हवा में। इन्होंने ये सब कुछ करने दिया। तो टू द लार्ज एक्सटेंट ही इज राइट, लेकिन इमरान खान भी बोल रहे कि हमें रोकना चाहिए था अगर हम ऐसा कर रहे थे, तो ये भी सही नहीं है, कैसे रोक सकते हैं? एक लास्ट, और ये बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पूछूंगा चाहे कुछ कितना भी अच्छा क्वेश्चन क्यों ना हुआ। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी वालों ने पुलिस वालों को थाने के अंदर कपड़े उतार के धोया। ये कौन से, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स जो कि आर्मी का ही पार्ट है, वो सिंध के अंदर भी शायद पुलिस कमिश्नर को ही घसीट दिया था, पीट पाट दिया था। तो मतलब इतने बुरी दुर्गति है कि पुलिस वर्सेस आर्मी हो गया। तब क्या होगा, एक सर भाई ये पुलिस में और एक आर्मी में। सर ये बड़ी अच्छी चीज आपने याद दिलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर भी किसी ने सवाल पूछा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरी घटना हुई थी कि कुछ आईएसआई के हजरात इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जो कि हमेशा होते हैं। ये लोग पैसा तो बनाते ही है ना, तभी तो इनका ये जो एंटी भारत एक्टिविटी जो चल रही होती है, इसी इन्हीं चीजों से फंड हो रही होती है। तो पुलिस वालों ने आइडेंटिफाई किया, उन लोगों को पकड़ा,
तो उनके घर वाले जो थे उनको पकड़ा घर में जाके कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो फिर घर वालों ने पुलिस वालों पे साउट करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर बाद में जो उनकी फैमिली में जो वो बंदा जो था, तो पर्टिकुलरली आईएसआई में था, वो आया और मार पिटाई करने लगा। ठीक है। फिर वो थाने गए। हाँ, फिर थाने में जाके इन्होंने मारा। तो फिर ये ऐसी स्थिति हो गई, मतलब वो एक दो स्टेट के आर्म के बीच में सिविल वॉर हो गई। और इसमें पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं, सारे पावर आर्मी के पास। ठीक है, उनके हाथ बांध दिए गए। फिर इनके जो पुलिस के जो काफी सारे लोग थे, सिंध पुलिस में कुछ कमांडो इन्होंने बना रखे हैं, जो कि नाम के ही यूजलेस है। इवन एंटी टेररिज्म स्क्वाड बना के रखी है इन्होंने सिंध पुलिस में। ठीक है, जो कि मोस्ट यूजलेस स्क्वाड है दुनिया की। ठीक है। तो आई कभी कभी हम मोटिवेशन के लिए भी दो तीन बातें बोल देते हैं। तो आप यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हो और लाइफ में कभी भी लगे कि आप यूजलेस हो, तो हमेशा याद रखना कि सिंध में एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर वो कर सकती है इस दुनिया में, तो परमात्मा ने आपके लिए भी जरूर कुछ सोचा होगा। तो 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 जो इनके जो स्पेशल यूनिट्स जो इन्होंने बना रखे थे, उन्होंने अपने यूनिफॉर्म जलाने शुरू कर दिए, और लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। जब डीजीआईएसपीआर से जब पूछा गया ये सवाल, तो उन्होंने बोला ये सब प्रोपेगेंडा है। और उन्होंने ये जो लफ्ज प्रोपेगेंडा, ये बहुत बार इस्तेमाल किया। कई सवाल जब पूछे जा रहे थे, बहुत सारे सवाल पूछे गए जो सीरियस थे, तो हर चीज में वो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। ठीक है ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, 9 मई आर्मी ने करा है, प्रोपेगेंडा है। हर चीज में प्रोपेगेंडा है। भारत के खिलाफ आप दहशतगर्दी करा रहे, प्रोपेगेंडा है। हर चीज में। तो इन्होंने इस लफ्ज प्रोपेगेंडा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन मैं अगर केयरफुली अगर हम सोचे कि ये जो चीज हुई पाकिस्तान में, अगर भारत में सिमिलर ऐसे इंसिडेंट हुए होते, सपोज ऐसा होता नहीं है, आर्मी तो बहुत दूर की बात है, दो स्टेट की पुलिस में ऐसी रिफ्ट हो जाती बॉर्डर के आसपास पेट्रोलिंग पोर्ट पे, अगर इस तरह की रिफ्ट हो जाती, तो ऐसे सिचुएशन में भारत की फंक्शनिंग कैसे करती। तो इसको लेके मेरे दो तीन लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बोला सिंपल है। दोनों स्टेट के जो पुलिस के जो चीफ हैं, वो एक एक प्रेस रिलीज उसी वक्त इशू कर देते कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सस्पेंड किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और उसी वक्त वो सारा इशू खत्म हो जाना था। ठीक है। जो क्या बोलते हैं, जो सीरियस स्टेट्स होती हैं, जो बनाना रिपब्लिक नहीं होती, वहां पे ये सब चीजें नहीं होती। और जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, और जहाँ पे किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन को इतना ज्यादा पावर दे दिया है कि उनकी सारी मनमानियां चले, और तो वहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इन्होंने बोली थी, कि किसी ने पूछा था आर्मी के बिजनेस के हवाले से, जो आईएसपीआर से, तो उन्होंने बोला कि ये अपने टैक्सेस जमा करते हैं, इतना टैक्स इस साल जमा किया, वो सारा फिगर्स दिया। तो मेरा भी एक सवाल बनता है, जैसे सपोज कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, तो अगर वो अपना टैक्स जमा कर रही है, तो उनका अकाउंटिंग होता है, ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट्स होती है हर प्राइवेट एंटिटी की। एंड ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बिजनेस एंटिटी। तो क्या जो इनकी एक टैक्स रेगुलेटरी एजेंसी है, एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, वो क्या आर्मी के ऑडिट्स कर सकती है कि जो इन्होंने टैक्सेस जमा किए वो सही है? ये मेरा सवाल है। मुझे नहीं लगता कभी कर सकती, वो इतना हिम्मत तो नहीं है एफबीआर में कि वो ऑडिट करे आर्मी की। क्या कैसे कर सकती है? वो डंडे नहीं मारेंगे खींच के? हाँ, ये तो जो है वो भी छीन ले जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ बता दूं, हमारा जो कैग है वो आर्मी की ऑडिट करता है। बिल्कुल, ये सीक्रेट इंपॉर्टेंट चीज रिपोर्ट था। होती है लेकिन करता है। और वो रिपोर्ट भी संसद के अंदर पेश होती है। बस वो इतना कह दिया जाता है, इसमें आर्मी इतना खर्चा हुआ है। जो पीएसी है वो देखेगी, पूरी संसद में हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। कुछ इस तरीके का मामला होता है। हमारे यहाँ आर्मी का भी ऑडिट होता है, और बहुत कॉन्फिडेंशियल मैनर के अंदर, बहुत कॉन्फिडेंशियली डिस्कस किया जाता है इन सब चीजों को। खैर, यार जो हमने अभी डिस्कस किया जुनैद भाई, ये तो एक मतलब पाकिस्तान के लिए एक ग्रेव सिचुएशन इस समय पर दिखाई दे रही है। और ग्रेव सिचुएशन की वजह से इस समय पर ये पक्का है कि अल्टीमेट लेवल पर कहीं ना कहीं एक
जैसे कहते हैं ना हम कि ग्रेव इस तरीके से दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान इस टाइम पर अंदर से इतना खोखला है कि उसके पास एक कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा कि क्या वो इस सिचुएशन के अंदर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, नहीं कुछ अरब कंट्रीज की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन यार उधार के पैसे से घी कितने दिन पियोगे? एक ना एक दिन जब वापस लौटाना पड़ेगा ना, तो उसके बाद जो तुम्हारी सिचुएशन होती है तब उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। जी जुनैद भाई। सर, एमबीएस का इनका यहाँ आने का ट्रिप था, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी पोस्टपोन्ड कहा जा रहा है, हो सकता है वो फर्दर कैंसिल भी हो जाए। और उसकी हाँ, दस बहुत तारीख सारी को आ वजह। रहे थे, कल 10 या 11 को या हाँ इस हफ्ते। हाँ। पोस्टपोन कब और हुआ ये? पोस्टपोन अभी थोड़ी देर पहले खबर आई। और उस पोस्टपोन होने की वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो जो असैसिनेशन अटैम्प्ट वाली स्टोरी है वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अच्छा, ये भी एमबीएस की भी असैसिनेशन अटेम्प्ट का शोर मचा था। बाहर शोर बात मचा भी था, कुछ लेकिन नहीं, कंफर्म नहीं है। बाहर कोई बात नहीं आई, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो भी नहीं बनाई। यार जब तक मेरे को कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। और असैसिनेशन का मतलब ये है कि दिमाग हिला देने वाली बात है। सर, जब असैसिनेशन की खबर आई थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में यही था कि ये ट्रिप कैंसिल होगी कि नहीं, ये बात तय करेगी कि सच में ऐसा हुआ या नहीं। एक और जो चीज, ये जैसे कि कुछ लोगों की पब्लिक हैंगिंग हो रही है कि नहीं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है कि नहीं, रॉयल फैमिली के या आसपास के लोगों की, तो वो उस तरह की अभी तक मुझे कुछ दिखी नहीं। लेकिन सिर्फ ये ट्रिप कैंसिल हुआ, और इस बेसिस पे अभी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनके नेशनल सिक्योरिटी के सीरियस कंसर्न है। और ऐसे टाइम में जब एमबीएस आ रहे हो और कराची में एक बहुत बड़ा अटैक की थ्रेट है, तो ये एक बहुत हाईली पॉसिबल है जिसकी वजह से उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल किया हो। क्या पता कराची नहीं, दूसरे सिटीज में भी अटैक के थ्रेट्स हो। उसके अलावा ये जो पीयूके का जो प्रोटेस्ट है और ये बलोच जो प्रोटेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है एमबीएस ने अपना ट्रिप इस वजह से भी कैंसिल किया हो। कोई जरूरी नहीं कि वो असैसिनेशन अटेम्प्ट वाली स्टोरी सही हो, लेकिन इट इज हाईली पॉसिबल कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ वाला ट्रिप कैंसिल करने के लिए वो असैसिनेशन थ्योरी बना दी हो? हाँ नहीं, सऊदी की को ऐसी कोई मंशा नहीं है। और वैसे भी सऊदी आ क्यों रहे थे, वो रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे थे ना। हाँ। तो वो रेकोडेक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इनके स्टेट के पास, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके पास 25% के स्टेक है, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और 25% वो कनाडा की जो कंपनी है उनके पास है। सॉरी, 50%। तो आज के टाइम में देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि जो 20% या 30% की जो बात चल रही है, जो सऊदी अरब को ये हैंड ओवर करेंगे, वो शेयर किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। सेंटर ने बहुत दबाव डाला है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपना शेयर सरेंडर कर दो, सऊदीज को दे दो, लेकिन स्टेट सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और रेकोडेक सऊदी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेकोडेक की माइन में यूरेनियम भी निकलता है। ठीक है। और वो ट्राई जंक्शन पे है बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और उस जगह पे अगर सऊदी जाएंगे तो वो अपनी मिलिट्री बेसिस भी लेके आएंगे। और वहां पे ईरान के बगल में अगर सऊदी अपनी आर्मी लेके आ जाता है तो उस रीजन में एक न्यू एरा ऑफ प्रॉक्सी गेम शुरू हो जाएगा। तो इसका एक फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई इतने बुरे हालात में और ये सब चीजें हो रही हैं, ऐसी सिचुएशन में शायद कोई एक क्रिकेट कुछ चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक वो होने जा रही है पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता होगी, कोई अपनी होने जा टीम रही नहीं है अभी भेजे। तक, क्योंकि तो हमारे पास सिचुएशन है। हम्म। ऐसा होगा नहीं, कोई भी कंट्री अपनी टीम नहीं भेजेगी, एटलीस्ट भारत तो कभी नहीं भेजेगा। हम्म। देखते हैं अभी क्या होता है। यानी हालात खराब है, आपका ये ओपिनियन है, और वो कितने दिन तक खराब रहेंगे और कहाँ जाएगा ये समय बताएगा। इंडिया के पास एक्सट्रीम लेवल पर पोटेंशियल था, इंडिया झेल गया। बड़ा है, ताकतवर था, सबसे कमजोर होते हुए भी सबसे ताकतवर, मतलब काफी ताकतवर था। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इच्छा शक्ति थी हमारे हाथी यहाँ। अगर लेटा भी हुआ हो ना तो भी हम्म, कुत्ते से तो ऊपर होता बिल्कुल सर। है। हम्म, तो खैर, इसी डिस्कशन के साथ हम इसको यही रोकेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इंडियन इनसाइड विद जुनैद फ्रॉम पाकिस्तान एंड हरि मोहन फ्रॉम मुल्तान। ज्योतिर्मय है, फ्रॉम मुल्तान एंड भावलपुर। फ्रॉम मुल्तान और भावलपुर। भावलपुर इंडियन इनसाइड। खैर मजाक की बात है। तो
ज्योतिर्मय चैनल हमारा, हम दोनों के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और जुनैद भाई के अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो आगे आगे आप देखते रहें। और मैं हमारी जो एफर्ट है वो कामयाब हुई कि अपने चैनल पे आजकल वीडियो डाल रहे हो नहीं डाल रहे भाई? मैं डाल रहा हूँ सर आजकल वीडियो। हाँ, तो डल रहे हैं तो उन वीडियोस को भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम दोनों के चैनल्स को शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं लगातार डालता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जुनैद भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद।